नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर, और इसका जो प्रीवियस पेपर है इसका हम साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से साइंस का सेक्शन हमने डिस्कस नहीं किया था और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो लेकर आएँ। साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पर लिंक कर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और डायरेक्टली भी पूछे जाएंगे। कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि डायरेक्टली ही पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू जो कॉमनली क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनके कंपेयर में। टफ भी हैं क्वेश्चन, आसान भी हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बोलते हैं इफ़ अ स्टोन इज थ्रोन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। तो बोलते हैं कि यदि एक पत्थर को पृथ्वी की सतह के समांतर फेंका जाता है तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी, उसका जो पथ होगा, प्रक्षेप पथ जिसको आप कहेंगे, वो किस तरह से होगा। अगर किसी स्टोन को पैरेलल टू अर्थ जो है वो फेंका जाता है तो वो उसका ट्रेजेक्टरी जो है वो किस तरह से होगी। आपने ध्यान रखना है कि वो पैराबोलिक फॉर्म में होगी, पैराबोलिक होगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब पैराबोलिक किस तरह से होता है, जैसे ये अर्थ है तो इस तरह से वो होगी, इस तरह से उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो देखने को मिलेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, परंतु इस तरह का एक और क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी संभवतः पूछा जा सकता है, वो क्या है। बोलते हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस पर जो है वो किसी हाइट से पत्थर फेंकते हैं, दो पत्थर फेंकते हैं और अलग अलग तरह से फेंकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरह से दो पोल मान लीजिए, आप यहाँ पर हाइट पर जो है वो खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं। अब बोलते हैं कि एक पत्थर तो पैरेलल नीचे को सीधा फेंक दिया जाता है और एक कुछ इस तरह से जो है वो फेंका जाता है, घुमाकर थोड़ा सा। तो बोलते हैं कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा जो है वो पहले ग्राउंड पर पहुंचेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो टाइम होगा नीचे पहुंचने का वो सेम ही टाइम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम में, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो ध्यान रखना कि इन दोनों में से कौन सा पहले पहुंचेगा। ये दोनों ही जो है वो एक साथ जो है वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना। सेम हाइट से जो है फेंके जा रहे हैं, एक पैरेलल फेंका जा रहा है, एक साइमल्टेनियसली जो है फेंका जा रहा है, तो दोनों नीचे साथ में ही पहुंचेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो बोलते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है। देखो, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कन्वर्जिंग लेंस भी जो है वो कहा जाता है। इन दी सेम वे जो आपके पास कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस को जो है वो डाइवर्जिंग लेंस जो है वो कहा जाता है। तो लेंसेज के बारे में पहले दो क्वेश्चन आपको पता चले कि कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि अलग आइज़ जो होती हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा लेंसेज लगे होते हैं। तो अलग अलग डिजीज़ के लिए जो है वो अलग अलग लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, इसके लिए इसको ठीक करने के लिए जो है वो डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। उसी तरह जो है वो हाइपरमोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहते हैं, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए जो है वो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लेंसेज की बात कर रहे हैं। और एक प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया जो है वो एज के हिसाब से जो है ये बीमारी होती है, खासकर बूढ़े लोगों में ये देखने को मिलती है। तो ये बाईफोकल लेंस, इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। बाईफोकल नाम से पता चल रहा है दो सेपरेट लेंसेज होंगे और उसको बाईफोकल लेंस जो है वो कह दिया जाएगा। उसी तरह एक एस्टिग्मेटिज्म भी होती है डिजीज़। एस्टिग्मेटिज्म डिजीज़ जो होती है इसमें आपने ध्यान रखना है कि सिलिंड्रिकल लेंस जो है वो यूज़ होता है, सिलिंड्रिकल लेंस जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये आपको आइज़ की डिजीज़ और उनमें कौन कौन सी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं वो पता चल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ। तो बोलते हैं कि एक्सरे जो होती हैं उसकी जो किरण होती है, उसकी जो एक्स किरण होती है उसकी वृद्धि के किसकी वृद्धि के साथ जो है उसके भेदन की क्षमता जो है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में जो है वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। ये क्वेश्चन देखो HPSSC और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने HS एलाइड जैसे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है कि एक्सरे की खोज जो है वो किसने की है। एक्सरेज जो है इसकी खोज जो था वो रॉइंगटन के द्वारा की गई थी। रॉइंस्टन आपने ध्यान रखना है, रॉइंस्टन ने जो था वो इसके एक्सरेज की खोज की थी। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि
ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्ज होते हैं, उनको एच जेड करके जो है वो एच जेड करके जो है लिखा जाता है, यूनिट्स में जब लिखा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, तो ये दोनों ही आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट द फ्यूल इज, तो बोलते हैं कि अधिकांश जो द्रव ईंधन रॉकेट होते हैं उनमें कौन सा ईंधन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल बताना है जो लिक्विड फ्यूल रॉकेट में जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इनमें जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी सही आंसर है, रिफाइंड कैरोसिन। रिफाइंड कैरोसिन जो है इनमें इस्तेमाल होता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसी क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 86 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलते हैं द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सन एंड स्टार्स इज नोन एज, तो बोलते हैं कि सूर्य और तारों द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। सूर्य और तारों द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे स्टीलर एनर्जी कहते हैं, तारकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी सही आंसर है। बेशक आपके पास हिंदी में जब ऑप्शंस दी गई होंगी तो शायद आप हिंदी में ऑप्शंस को पढ़कर जो है वो सही आंसर कर देंगे, परंतु अगर हिंदी में ऑप्शन नहीं दिए गए होते या फिर इसको स्टीलर लाइट ही यहाँ पर लिखा होता, स्टीलर एनर्जी ही यहाँ पर लिखा होता, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो ध्यान रखना कि सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है वो स्टीलर एनर्जी कहलाती है। यहाँ से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स है ना, इसमें बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है वो स्टार टिमटिमाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि तारों का कलर आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा वेरी ज़रूर करता है, तो वो उससे क्या पता चलता है? स्टार्स का जो कलर है वो इंडिकेट करता है उनके टेम्परेचर को। ये आपने ध्यान रखना है कि स्टार्स का कलर उनके टेम्परेचर को जो है वो इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने, एक स्टीलर एनर्जी का बना, एक आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बना, एक आपके पास ये क्वेश्चन बना कि टेम्परेचर जो इंडिकेट किया जाता है स्टार्स के द्वारा, वो ध्यान रखना है। 87 क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। बोलते हैं द फोटोग्राफिक फिल्म कंटेन अ कोटिंग ऑफ, तो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसमें किसकी कोटिंग की जाती है? उस जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो परत किस चीज़ की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, आपने ध्यान रखना है। फोटोग्राफिक फिल्म में जो परत होती है वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। यहाँ से देखो इतना ही काफ़ी है आपके लिए जानना, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से ना करके इस तरह से पूछ लिया जाता है कि फोटोग्राफी में जो है वो कौन सा केमिकल यूज़ होता है। फोटोग्राफी में जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे कि केमिकल पूछा जाए तब भी सेम ही आंसर रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए जो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच एमंग द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर इन फायर वर्क, तो बोलते हैं कि फायर वर्क जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा रंग जो देता है वो किसके कारण आता है? तो फायर वर्क में जो हरा रंग आता है वो कैल्शियम क्लोराइड के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर बेरियम क्लोराइड के कारण आता है। 88 का ऑप्शन बी सही आंसर है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्रीन कलर जो है वो फायर वर्क में आपको दिखाई देता है। अब देखो अलग अलग केमिकल्स होते हैं फायर वर्क में, वो अलग अलग कलर को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बेरियम हो गया, बेरियम जो है वो क्या करेगा, ये ग्रीन कलर जो फायर वर्क में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है ये प्रोड्यूस करता है सिल्वर और वाइट फ्लेम्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम जो है कैल्शियम सॉल्ट जो होता है, कैल्शियम का सॉल्ट वो प्रोड्यूस करता है ऑरेंज फायर वर्क। और ये जो पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम कोई और भी पोटाशियम होगा तो वो पोटाशियम जो है वो वायलेट पिंक कलर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिथियम जो है मेटल है, ये रेड कलर के लिए जो है बीच बीच में इस्तेमाल की जाती है। परंतु लिथियम आपको पता है लिथियम के भंडार अभी जम्मू कश्मीर में मिले थे। लिथियम एक प्रेशियस मेटल है, इंडिया में नहीं पाई जाती, ये बाहर से ही हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे देशों से जो है वो आती है, परंतु ये इस्तेमाल होती है मुख्य रूप से कहाँ पर? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनती है ना, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल माना जाता है। तो इसलिए जब इंडिया में जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला तो इम्पोर्टेंट माना गया कि आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक युग होगा व्हीकल्स के लिए, तो हेल्प यहाँ पर इंडिया को मिल जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा का एक तरह से केमिकल नाम यहाँ पर पूछा गया है।
बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग सब्सटेंस हैं जिनके केमिकल नाम जो है वो एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो उनके उनके नाम किस तरह से हैं और क्या क्या उनके नाम है। जैसे कि विनेगर हो गया, विनेगर को एसिडिक एसिड इसका केमिकल नाम है। ड्राई आइस हो गया जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं ड्राई आइस को। जिप्सम हो गया जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी कहते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। शुगर सुक्रोज कहलाती है। अल्कोहल जो है ये इथाइल अल्कोहल कहलाता है, अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि ब्लू विटेरल भी पूछा जाता है एक, जिसको कॉपर सल्फेट जो है वो कहते हैं। रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक साल्ट चट्टानी नमक जो होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास भी इसको बोलते हैं, इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो कहा जाता है। स्लेक्ड लाइम हो गया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहा जाता है। चौक हो गया, चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। बहुत सारे हमने रिवाइज कर लिए, मैं एक बार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनको अलग से रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि विनेगर एसिडिक एसिड हो गया, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इसके अलावा जो अल्कोहल है उसको क्या कहते हैं, उसको इथाइल अल्कोहल जो है वो कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट ही कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और जो आपके पास जिप्सम है। आपने ध्यान रखना है कि चौक को कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कहते हैं, और वॉशिंग सोडा जो है उसको सोडियम कार्बोनेट जो है वो कहा जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट वन इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयोन इज। तो रेयोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रेयोन का जो निर्माण होता है उसके लिए जो कच्चा पदार्थ प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है। इसके लिए कच्चा पदार्थ जो है वो सेलुलोज यूज होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब सेलुलोज इसके लिए यूज होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेलुलोज जो है वो किस तरह के न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है। तो सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो एग्जाम्पल है। सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है, तो सेलुलोज जो है वो किसका पॉलीमर है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जो है ये पॉलीमर है। आपको ध्यान रखना है कि इंसान जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, परंतु पशु जो होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इसको। खासकर गाय जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट जो है वो कर लेती है। अब गाय जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेती है, तो क्यों या फिर किस एंजाइम के कारण जो है ये डाइजेस्ट करती है। तो बीटा एमाइलेस एक एंजाइम है, इसके कारण जो है ये कर लेती है। बीटा एमिलेस आपने ध्यान रखना है कि ये एक एंजाइम है, इसके कारण गाय जो है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। इतने हाइयर लेवल के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, परंतु पूछे जाएं तो पता होना चाहिए। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट शो मेटामॉर्फिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि कौन सा इनमें से कीट ऐसा है जो अपने विकास के दौरान कायान्तरण नहीं करता है, जो चेंज नहीं होता है। एक तरह से आप इस तरह से समझिए क्वेश्चन को कि जो चेंज नहीं होता है। तो सिल्वर फिश जो है वो चेंज नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, जब उसका विकास होता है तो उस दौरान वो मेटामॉर्फाइज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो सिल्वर फिश आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, आपने यही ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। तो एपीकल्चर बोलते हैं किससे संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है, एपीकल्चर जो है वो संबंधित होता है स्टडी ऑफ हनी बीज। ऑप्शन ए सही आंसर है। मधुमक्खियों की स्टडी या फिर मधुमक्खियों को पालने के कल्चर को जो है वो एपीकल्चर कहा जाता है। इस तरह के और भी साइंस में स्टडीज़ होती हैं, कल्चर होते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। खासकर जब ये पूछे जाते हैं ना तो कहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे आपका पटवारी का एग्जाम हो गया, इन छोटे छोटे एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एपीकल्चर आपने जान लिया किसको कहते हैं, ये स्टडी ऑफ हनी बीज को या फिर हनी बीज को जो है कहते हैं। इसके साथ जो है ये एसोसिएट करता है। एस्ट्रोलॉजी भी होता है। एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ स्टार जो होता है उसको एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहते हैं। बायोलॉजी बहुत बार सुनते हैं ना आप, बायोलॉजी, उसने बायोलॉजी रखा है, उसने ऐसा किया है। बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ को। स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है। मैप की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, मैप की स्टडी को कार्टोलॉजी कहते हैं। कार्टोलॉजी मैप की स्टडी को कहते हैं। क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म और उनसे रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी।
इकोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट और उनसे रिलेटेड स्टडीज़ को कहा जाता है। इंसेक्ट की जो स्टडी होती है उसको एंटमोलॉजी कहते हैं। एंटमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडीज़ को जो है वो कहा जाता है। एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडीज़ को क्या कहते हैं, उसको इथोलॉजी जो है वो कहा जाता है, उसको इथोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ अर्थ जो पृथ्वी की स्टडी होती है उसको जियोलॉजी जो है वो कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग जो होती है ना एक उसकी स्टडी भी होती है, उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग की स्टडी को कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर सुना होगा आपने, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, ये कहते हैं स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसकी स्टडीज़ को जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है वो कहा जाता है। क्या पानी की भी स्टडी होती है कोई, तो पानी की स्टडी को क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजी जो है वो पानी की स्टडी को जो है वो कहेंगे। हाइड्रोलॉजी आपने ध्यान रखना है कि पानी की स्टडी को कह देंगे। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है स्टडीज़ तो बहुत सारी बन जाएंगी, जितनी हमने डिस्कस की उतनी काफ़ी हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, परंतु हमें एक लिमिटेड दायरे में रिवाइज करना है ताकि आगे चलकर भी जो है वो याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में बोलते हैं पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक आर सिचुएटेड ऑन दी। तो बोलते हैं कि सांपों में जो विष ग्रंथि होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। स्नेक्स में जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है अपर जॉ में, उसका जो ऊपरी जबड़ा होता है ना वहाँ पर होती है ये पॉइजन ग्लैंड। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है वो अपर जॉ जो है वो सही आंसर है, ऊपरी जबड़ा सही आंसर होगा। स्नेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सांप ऐसा है जो अपना नेस्ट बनाता है, अपना घोंसला जो है वो बनाता है। तो किंग कोबरा एकमात्र ऐसा स्नेक है जो अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाकर जो है वो रहता है। और अपर जॉ तो आपको पता चल गया कि ये पॉइजन ग्लैंड होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकाल हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है। आपातकाल हार्मोन के नाम से जो है वो एड्रेनलिन को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन जो है वो कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, परंतु एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है। तो थाइमस ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन जो है वो उसको कहा जाता है जो ये ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। साथ में मुझे आप कमेंट करके बताइए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो किसको कहते हैं। सेल का जो पावर हाउस होती है, पावर उसको वो किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं वो किसके कारण इनमें से होता है। देखो अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज से होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेन है इनमें से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेज की जब भी बात होती है तो मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसेज यहाँ पर आती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वाटर वेपर आ जाता है, मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, ओजोन आ जाता है। ये मुख्य रूप से जो है वो गैसेज आ जाती हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में होता क्या है, देखो इस प्रोसेस में जो है ऐसा होता है कि जो रेडिएशन सन से आती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनको जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया जाता स्पेस में। उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया जाता और उनको ही वो री रेडिएट करते रहते हैं, जो कि हार्मफुल जो है वो हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और भी वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ फिर बनने लग जाती हैं। और आपने पढ़े ही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के साइड इफेक्ट भी। गैसेज तो आपने पढ़ ली, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने जाना यहाँ से। अब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो काउज ऑफ कंसर्न जो है वो बन रही हैं या फिर बहुत पहले से ही जो है इनको लेकर चिंता जताई जाती है। तो इनको लेकर ना एक प्रोटोकॉल साइन कर लिया गया और कहा गया कि हम ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो होता है ना उसको रिड्यूस करेंगे। तो उस प्रोटोकॉल का नाम आपसे पूछ ले जाए तो नाम पता होना चाहिए। उस प्रोटोकॉल का नाम है कोयोटो प्रोटोकॉल। ये जो कोयोटो प्रोटोकॉल है ये बहुत बार आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, बहुत बार पूछा भी गया है। कोयोटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो आपने ध्यान रखना है कि कोयोटो प्रोटोकॉल जो था वो अडॉप्ट किया गया था जापान में 1997 को जो था वो अडॉप्ट किया गया था। और ये कब अस्तित्व में आया, व्हेन इट केम इनटू फोर्स। तो ये जो था वो 2005 में 16 फरवरी 2005 को जो था ये अस्तित्व में जो था वो आया था।
2005 को ये अस्तित्व में आया। 1997 में जो था वो इसको हस्ताक्षर इसके ऊपर किए गए। अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर सिग्नेटरीज हैं और इसको लेकर जो है जो करने का एम रहा था वो यही रहा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे, और बहुत पहले कर लिया गया। फिर बाद में ये अस्तित्व में आता है तो थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर अभी तो काम किया ही जाता है, आप पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के लेकर, तो वो सब आपने ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन आपसे पहले मैं पूछता हूँ, बेल मेटल के बारे में आपने सुना है ना, एलॉय है एक, तो किस किस कंपोनेंट का ये एलॉय है? बेल मेटल के बारे में आपने बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर नहीं भी आता है क्योंकि ये याद नहीं रहता, पढ़ा सभी ने है, याद नहीं रहता, तो याद रखने का यही तरीका बेस्ट है कि एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, रिवाइज हो जाएगा और आपको ध्यान रहेगा कि आपने ना कमेंट किया था और इस तरह से कमेंट किया था। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आने वाले सारे अपडेट, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई नोटिफिकेशंस निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं छोटी मोटी, तो वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे। क्विज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDFs अवेल कर सकते हैं, तो ये सब टेलीग्राम पर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।